पूरा देश पूरा मानसिक सत्ता में है। सर आपने 25 तारीख का खुद जिक्र किया कि आपने 25 तारीख को इन्फॉर्म किया। जो आप सरकार का जो काम है वो आप हमें करने को बोल रहे हैं कि हम रोकते लोगों को। क्या देश के 11 राज्यों में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं तबलीगी जमात? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां की उसने पहचान लिया कि कौन जिम्मेदार है, और ये हमारी सबसे बड़ी, सबसे इंसानियत का खतरा है। और ये हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2 महीने से पूरी दुनिया के पत्रकार, पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं अलग अलग देशों की, वो सब इस बात का पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेकरार हो रही थी कि आखिर ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरी दुनिया में एक तरह से ताला लगा दिया है। दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त अंडर लॉकडाउन हैं, जिसमें 130 करोड़ लोगों का देश भारत भी मौजूद है, वो भी लॉकडाउन में है। तो ये तमाम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार भारतीय मीडिया ने पता लगा लिया है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है, इसकी पहचान क्या है, और इतना ही नहीं, इसका धर्म क्या है। भारतीय मीडिया की बात अगर माने तो कोरोना वायरस का धर्म इस्लाम है। जी हाँ, और उसका गढ़ जो है, उसका हेडक्वार्टर भी है। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली शहर में, भारत की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में हेडक्वार्टर है उसका। वहां पर तबलीगी जमात, एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी संस्था जिसका मरकज, जिसका केंद्र निजामुद्दीन में है दिल्ली के, वहां पर कोरोना वायरस पाया गया है। क्योंकि अगर आपने फिलहाल पिछले 48 घंटे में भारतीय मीडिया चैनल्स को देखा होगा, या दुनिया अगर देख रही होगी, तो उसने राहत की सांस ली होगी कि वाकई पता लग चुका है फिलहाल कि कोरोना वायरस आया कहां से। मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से जो धार्मिक रंग देकर, जिस इस पूरा एपिसोड है, ये पूरा जो घटनाक्रम है, उसको दर्ज किया जा रहा है, उसको जनता के सामने दिखाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे समय में जब वाकई राष्ट्रीय एकता की जरूरत थी, नेशनल इंटीग्रेशन की जरूरत थी कि देश एक आवाज में बात करे। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ये सबक सीखा है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक ऐसे दौर में भारतीय मीडिया ने धर्म पता लगा लिया है, और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद चूंकि इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसके मद्देनजर हो सकता है थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम बातें हमने छोड़ दी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वापस हम उसी पर आ गए हैं। ये बात सच है कि जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड को देखा जाए तो एक तरह से एक हॉटस्पॉट के तौर पर नजर आया है निजामुद्दीन, जहां 2000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा था। और इस बात में कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि काफी जो चीजें और जो हरकतें रही तबलीगी जमात के लोगों की, वो गैर जिम्मेदाराना है। कोई भी जिम्मेदार शहरी इस तरह की हरकत नहीं करेगा ऐसे दौर में, जबकि देश में, जैसे मैंने कहा, कि मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। ऐसे दौर में तबलीगी जमात के लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी से कदम उठाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या ये सिर्फ एक तबलीगी जमात है जिसने पूरे भारत में कोरोना वायरस को फैला दिया है, या वाकई हमें अब पता लग गया है? अब जबकि पता लग गया है तो हमें इसका इलाज भी जाहिर है पता चल गया होगा, और अब चूंकि ये लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, वहां से निकाले जा चुके हैं, तो क्या अब हम कोरोना वायरस से हमें छुटकारा मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। हमने ये देखा है, मैं आपको टाइमलाइन भी पूरी बताऊंगी कि जिसमें 13 मार्च से लेकर और अब 31 मार्च तक पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊंगी कि इसमें अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं थीं, अलग अलग जो धार्मिक स्थल थे, वो क्या कर रहे थे, उनके मानने वाले क्या कर रहे थे, और उस दौरान क्या कर रहा था तबलीगी जमात। मैंने उनसे भी बातचीत की जो तबलीगी जमात की तरफ से बोलने वाले लोग हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर तबलीगी जमात क्या है, और क्या वाकई इन्होंने भारत का जो कानून है, भारत की जो सरकार है, उसकी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की। 23 तारीख को मरकज से एक टीम गई पुलिस स्टेशन हज़रत निजामुद्दीन SHO से मिलने। SHO नहीं थे तो उनको बोला गया आप कल आइएगा। तो 24 तारीख को वो लोग दोबारा गए मिलने SHO से। उन्होंने मीटिंग करी। उन्होंने SHO से कहा कि भैया ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए हैं, इनको निकालने के लिए अरेंजमेंट किया जाए। तो SHO ने कहा कि भाई मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो SHO ने ये बताया कि भाई मैं इस चीज़ में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद वो टीम मरकज़ से 25 तारीख को SDM से मिली। उन्होंने 17 गाड़ियों की एक लिस्ट दी कि ये गाड़ियां हैं हमारे पास और ये ड्राइवर हैं, आप परमिशन कर दीजिए, अरेंजमेंट कर दीजिए ताकि ये जो मरकज़ में लोग फंसे हुए हैं अपने अपने नेटिव प्लेसेस में भेजे जा सकें, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरी चीज़, हज़रत निज़ामुद्दीन में एक यूनिट है LIU का
जिसका सिर्फ काम ये है कि जो जमात में बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनकी पूरी डिटेल रखना। तो ये कहना कि पुलिस से प्रशासन से कोई चीज़ छुपाई गई है, ये सरासर में गलत बात है अपने आप से। पुलिस और प्रशासन सब जानते थे। हालांकि एक वीडियो आई है जो SHO की है 24 तारीख की, हज़रत निज़ामुद्दीन की, वो खुद कह रहे हैं इस बात को उस वीडियो में कि हमें मालूम है कि वहाँ पे 1500 से करीब आदमी हमेशा रहता है। तो जब वो कह रहे हैं कि रहता है, इसका मतलब सब कुछ नॉलेज में है। 100 साल से जमात चल रही है और उसी तरीके से चल रही है, तो सबकी सब कुछ नॉलेज में है इस चीज़ को। ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर होने के बावजूद भी कि 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ना रुके, फिर भी वहाँ इतने सारे लोग जमा किए गए। पहली चीज़ इसका मैं सवाल का जवाब दूंगा कि वहाँ लोग जमा नहीं किए गए, वहाँ किसी तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं किया गया, किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाई गई, बल्कि एक जमात जो है कि इंटरनेशनल मरकज़ है जहाँ पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर रहते हैं। यानी कि उसको एक हॉस्टल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर वहाँ से डिफरेंट जगहों पर अपने रूट लेकर के वो चले जाते हैं वो लोग। तो ये एक हॉस्टल है जहाँ पर हमेशा लोग रहते हैं, एक बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन जमात ने अपने ही तौर पर, जबकि सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं थे पहले, 13 मार्च 12 मार्च से बहुत पहले ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि लोग ना आएँ, न्यू लोग ना आएँ। ये वो लोग थे जो इंडिया में पहले से ही आ चुके थे और जो लोकल लोग इंडिया के थे वो जो पहले से ही मूवमेंट के अंदर थे, वही लोग उस टाइम पे वहाँ पे रुके हुए थे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको ये टाइमलाइन बताने की कोशिश करती हूँ। मार्च 13 से मैं शुरू करती हूँ। ये पूरा जो निज़ामुद्दीन को लेकर विवाद हुआ है, इस पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्कुलर है वो ये कहता है कि कोरोना वायरस हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। 13 तारीख यानी वो दिन जबकि जमात का जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, जो इनकी पूरी बैठक है 4000 लोगों की, वो निज़ामुद्दीन में वहाँ जमा हुई। हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें अहम ये है, मैं आपको उनकी बात भी सुनवाऊंगी जिसमें ये कहना है जमात के तबलीगी जमात के लोगों का कि इस वक्त कोई जलसा, कोई सेलिब्रेशन या कोई बैठक नहीं हो रही थी, बल्कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एक हॉस्टल की तरह मान सकते हैं इसको, जहां पे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, भारत के भी और भारत से बाहर आने वाले लोग भी तबलीगी जमात का हिस्सा हैं। 13 मार्च को ही मैंने आपको बताया कि तबलीग में 4000 के आसपास लोग रह रहे थे। मेड हेडक्वार्टर्स है निज़ामुद्दीन में मरकज़ का। 15 मार्च को जो है वो जमात का जो मरकज़ का जो ये पूरा कार्यक्रम था ये ख़त्म हो जाता है। 16 मार्च को इसी दौरान आप ये देखिए घटनाक्रम के अलग अलग जगहों पर बाकी जो धर्म के लोग थे, जो उनके कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे थे, जो राजनीतिक कॉन्ग्रीगेशंस थे, वो सब क्या हो रहे थे। 15 मार्च को ये हुआ। 16 मार्च को हिंदू महासभा ने गौमूत्र की एक पार्टी कोरोना वायरस को भगाने के लिए कंडक्ट की। वायर पर आपने इसकी रिपोर्ट भी देखी होगी, तो वीडियो डॉक्यूमेंट है हमारे पास 16 मार्च को। इसके अलावा 16 मार्च को ही दिल्ली गवर्नमेंट ये नोटिफाई करती है कि तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको बंद कर देना चाहिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, यानी इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तमाम आ जाते हैं। 17 को 40,000 जो विजिटर्स हैं वो तिरुपति में मौजूद रहते हैं, तिरुपति मंदिर में। 17 मार्च को भी और 18 मार्च को भी। 19 मार्च को तिरुपति मंदिर जो है वो बंद हो जाता है तिरुपति का, और जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं 22 तारीख को, यानी 19 के बीच 20 और 21 2 दिन बीच में हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं और उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ताली और थाली, घंटी, शंख आप बजा सकते हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या जिसे कहें सोशल डिस्टेंसिंग, उसके पूरे सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। लोग नाचते गाते हुए नजर आए, यानी कि ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, हमने देखा कि कुछ लोग नाच गा भी रहे थे, बर्तन बजा रहे थे। और 25 मार्च को फाइनली भारत में लॉकडाउन ऑफिशियली लागू हो जाता है। लेकिन 25 मार्च को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लॉर्ड रामलला की जो मूर्ति है उसको शिफ्ट करते हैं उसी प्रेमिसेस के अंदर ही। 30 मार्च को ये पता चलता है कि 6 लोग जिन्होंने तबलीगी जमात का ये कॉन्ग्रीगेशन अटेंड किया था, उसमें 13 मार्च और 15 मार्च के बीच उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये पूरा मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू होता है, जो कोरोना वायरस से जंग नहीं बल्कि एक खास समुदाय को, एक खास धर्म के मानने वाले लोगों को जिस तरह से निशाना बनाने की ये पूरी कोशिश है। मैं इसको इसके एक तरह से और भी देखती हूँ, सिर्फ यही वजह नहीं है कि इसको हम सिर्फ इसलिए ही देखें कि खाली एक धर्म को निशाना बनाने की कोशिश है। मैं इसको एक पत्रकार के तौर पर इस तरह से देखती हूँ कि जो गरीब मजदूर थे, जो लाखों की तादाद में मजदूर पैदल चलकर जा रहे थे, अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे शहरों में फंस गए थे ना जिन शहरों में उनके पास न रोजी थी, न रोटी थी, न कारोबार था, न नौकरी थी। भूखे मरने से अच्छा है, उन्होंने सोचा कि
इवन इफ कि सारा ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि सारा ट्रांसपोर्ट, सारे उनके जाने की सुविधाएं ख़त्म हो चुकी थी, कोई बस कोई ट्रेन, क्योंकि लॉकडाउन में था भारत, उसके बावजूद भी वो चलकर जा रहे थे। और साफ तौर पर सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर इन लोगों के लिए क्यों नहीं पहले से इंतज़ाम किया गया। भारत की सरकार को ये पहले से मालूम था कि हम इस तरह का लॉकडाउन लागू करने जा रहे हैं, लेकिन उन मज़दूरों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। उन लोगों की आहें, उन लोगों की रोते बिलखती तस्वीरें आपने वायर पे भी देखी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देख रहे थे। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत नहीं की गई। आप ये देखिए, संघीय ढांचा है भारत का पूरा संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, लेकिन मुख्यमंत्रियों से बिना बात किए हुए, उन्हें बिना विश्वास में लिए हुए ये पूरा लॉकडाउन लागू किया गया और इसी की वजह से पूरी अफरा तफरी मची। तो मैं यहाँ पर बार बार ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देश को एक करने का वक्त था, ये राजनीति से ऊपर उठ जाने का वक्त था, ये सवाल करने का वक्त नहीं था। उस सब के बावजूद जब आप ये देखते हैं कि खासकर एक समुदाय को निशाना बनाकर तमाम जो फोकस है, जो पूरा ध्यान है, वो इधर से उधर भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसको सीधे तौर पर इस नज़रिए से देखना चाहती हूँ। अब चूंकि ये पूरा ध्यान, पूरा केंद्र, जिसे उर्दू में मरकज़ भी कहते हैं, पूरा मरकज़ जो है वो मज़दूरों को किस तरह से राहत दी जाए। अभी भी हज़ारों की तादाद में जो मज़दूर हैं वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। आज भी मेरे पास सुबह एक फ़ोन आया, दिल्ली में ही एक कंपाउंड में करीब 2-2.5 हज़ार मज़दूर फंसे हुए हैं। बहुत जल्दी आप रिपोर्ट वायर पर देखेंगे। और उनके खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकारें भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं कर रही है। और किस तरीके से पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा सिद्धांत है उसको ध्वस्त करते हुए किस मजबूरी के हालात में वो लोग जी रहे हैं। लेकिन उस सब से फोकस हटाकर किस तरह से मरकज़ के ऊपर फोकस कर दिया गया है। अब इस बात को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई झिझक नहीं, कि अगर मरकज़ के लोगों ने, चाहे वो 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं या उनके इंतज़ामिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उनको इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने इस बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है एक संस्था पर, खासकर एक ऐसी संस्था जो कि कई हजार लोगों को होस्ट करती है, उसके ऊपर जो होनी चाहिए, अपने आप जिम्मेदारी लेते हुए जो उन्हें करना चाहिए, वो उन्होंने क्यों नहीं किया। इस बात को ज़रूर ये जिम्मेदारी उन पर फिक्स होना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बर्ताव था। लेकिन क्या ये एक ऐसी संस्था है जो कोरोना जिहाद कर रही है, जो आपने मीडिया में देखा? क्या वाकई भारत के लिए ये बुरा चाहती है ये संस्था? क्या ये कट्टरपंथी इस्लामिक संस्था है? इन तमाम सवालों का जवाब मैंने तलाश करने की कोशिश की, और ये भी कि क्या जो भारत के जो वीज़ा नियम हैं उसका उल्लंघन करते हुए पूरी दुनिया से जो लोग आते रहे हैं पिछले 60-70 सालों से भारत में तबलीगी जमात के अम्ब्रेला के तहत, क्या वो कानून का उल्लंघन करते रहे हैं? ये सब मैंने जानने की कोशिश की हिलाल अहमद से, जो कि फ़िलहाल फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ फ्रांस में, फ़िलहाल वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ये सब सही होगा कहना। तबलीगी जमात कोई स्थिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। याद रखिए, ये सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सबसे गरीब लोग जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों का मिडिल क्लास और मुसलमानों का अपर क्लास इसके अंदर आता चला गया, इसका चरित्र भी बदलता चला गया। और बदकिस्मती ये हुई है कि पिछले कोई 15, 16 या 17 सालों से तबलीगी जमात जो है वो चमत्कारों के अंदर विश्वास करने लगी है। याद रखिए, उस चीज को जिसके विरोध में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये तहरीक चली थी, वो आज बिल्कुल उल्टा कर रही है, वो चमत्कारों की बात कर रही है। और ये केवल सिर्फ तबलीगी जमात की बात नहीं है। जितने भी दुनिया में मजहबी ग्रुप्स थे, जैसे ही कोरोना आया, उन सब ने चमत्कारों के ऊपर जाना शुरू कर दिया। चाहे वो क्रिश्चियन चर्चेज हों, चाहे वो हिंदू मंदिरों के पुजारी हों, बाबा हों, मौलवी हों, उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें नहीं होगा। ठीक है। और दिलचस्प ये है कि जो मरकज थे दुनिया के मजहबों के, चाहे वो वेटिकन सिटी हो या मक्का हो, काबा हो, उन लोगों ने उसको क्लोज कर दिया क्योंकि उनको प्रैक्टिकली उस सबको डील करना था। तो तबलीगी जमात ने क्या किया कि जो बयान मैंने सुने हैं वो हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। वो बिल्कुल इसको केवल हिंदुत्व से जोड़कर नहीं, ये तो इंसानियत की बात है कि अगर मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड हूं तो मैं किसी और को भी इन्फेक्ट करूंगा, मुझे सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी है। और ये तो तबलीग के बुनियादी जो 6 उसूल हैं उनमें आता है कि आपको चमत्कारों की तरफ नहीं जाना है, आपको तो अमल करना है। तो अगर आपको अमल करना है तो आपने ना सिर्फ मुसलमानों को इस पूरी पेचीदगी में ढकेल दिया, बल्कि आपने इसको, जो एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसको फैलाने में भी योगदान दिया। तो ये गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो दरअसल ये भी दिखाता है कि तबलीग अपने उसूलों से भी भटक रही है।
ऐसा नहीं है कि तबलीग जिन उसूलों पर वो थी, याद रखिए, जैसे ही वर्गीय चरित्र आता है, जैसे ही क्लास कैरेक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आता है, उसके काम करने का रूप बदल जाता है। तो आज वो क्लास कैरेक्टर उसका सामने आ गया। जो मौलाना साद हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सी कैसी स्पीच दी है, लेकिन जो भी मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूं वो बहुत बिल्कुल साफ है कि वो निहायत गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। और ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को, मुसलमानों को, बल्कि तबलीग को बदनाम किया है। दुनिया में कहीं भी जीरो कोरोना करके कहीं मुझे नहीं लगा कि किसी एक व्यक्ति को हम निशाना बना लें कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने इस वायरस को फैलाया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां की उसने पहचान लिया कि कौन जिम्मेदार है, और ये हमारी सबसे इंसानियत का खतरा है। और ये हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि 2361 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। 3 दिन ये काम चला और सबसे ज्यादा जो 36 घंटे रहे हैं पिछले, उनमें सबसे ज्यादा ये काम चला। 617 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बाकी को क्वारंटीन किया गया है। उम्मीद हम ये करते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं और इनके जरिए जिन लोगों को ये वायरस फैला होगा, उस सब की परवाह की जाएगी। और वो लोग जो अभी भी ये समझते हैं कि वो इस कांग्रीगेशन का हिस्सा रहे, वो खुद खुलकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए बाहर आएंगे और कहेंगे कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। क्योंकि अभी भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में चले गए हैं और ये डर ये है कि ये वहां पर कोरोना वायरस फैला सकते हैं। तो जहां ये बात सच है कि जो जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर समझनी चाहिए, वो इन लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्या इसको धार्मिक चश्मे से देखा जाना चाहिए, क्या एक पूरे समुदाय को डिमोनाइज करने की कोशिश की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और कहीं ना कहीं जो फोकस भारत के गरीबों पर और लॉकडाउन के अंदर जो बुरे आर्थिक हालात से जो लोग गुजर रहे हैं, क्या उनसे फोकस शिफ्ट होकर निजामुद्दीन पर जाना चाहिए, ये अपने आप में पूरे तरीके से गलत है, राष्ट्रीय हित के भी खिलाफ है, हमारे आपके भारत के हर नागरिक के खिलाफ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।